हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेरी वेल। एनसीईआरटी के इस सीरीज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ज्योग्राफी क्लास 7 की फर्स्ट लेसन पहले ही अपलोड हो चुकी है। यह हिस्ट्री सब्जेक्ट, इतिहास सब्जेक्ट की फर्स्ट लेसन क्लास 7 की अपलोड होने जा रही है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं पहले लेसन को, जो इतिहास सब्जेक्ट का है। यह चैप्टर जो है, इसमें हज़ारों वर्ष के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल की गई है। यह लेसन काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है हिस्ट्री को समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये मैप के माध्यम से 12वीं सदी के भूगोलवेत्ता जो है अल इदरीसी का बनाया हुआ दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा है। ये नक्शा को आप देख रहे होंगे। ये नक्शा जो है ये बनाया हुआ है अल इदरीसी के द्वारा। इन्होंने दुनिया का नक्शा बनाया था जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से समुद्र तक दिखाया था। यानी अभी जो आप देख रहे हैं भारतीय उपमहाद्वीप, वो जो मानचित्र है प्रेजेंट में, उसका वो प्राचीन काल में इसका काफ़ी बड़ा बृहद पैमाने पे विस्तार देखा गया था। आप मानचित्र 1 और 2 पे नज़र डालते हैं। जैसा कि मानचित्र 1 पे नज़र आप डालते हैं तो अरब भूगोलवेत्ता, जो अरब के भूगोलवेत्ता हैं, अल इदरीसी ने 1154 में ये नक्शा बनाया था। अल इदरीसी भूगोलवेत्ता है अरब के, 1154 में बनाया था। यहाँ जो नक्शा दिया गया है वो उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है। भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। यह मानचित्र कहीं ना कहीं भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। मानचित्र 2 की अगर हम बात करते हैं, मानचित्र 2 की अगर हम बात करते हैं, मानचित्र 2 ये है। ये मानचित्र 2 है। ये थोड़ा आपको ज़्यादा क्लियर दिख रहा होगा एक के अपेक्षा। तो हम इसकी अगर बात करते हैं तो एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में, क्योंकि यह काफ़ी आधुनिक कहा जा सकता है, ठीक है, 1720 में बनाया गया था। दोनों नक्शा एक ही इलाके के हैं मगर उसमें काफ़ी अंतर है। एक 1154 का बना हुआ है, दूसरा 1720 का बना हुआ है। अल इदरीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे। अल इदरीसी का नक्शा कहीं ना कहीं पूर्णतः मतलब एक्यूरेट नहीं माना गया। श्रीलंका के ऊपर का द्वीप ऊपर की तरफ है। जगहों के नाम अरबी में लिखे हुए हैं, क्योंकि वो अरबी मानचित्रकार थे इसलिए उन्होंने अरबी भाषा का प्रयोग किया था। लेकिन ये हम नक्शा अगर देखते हैं तो आज की जो वर्तमान स्थिति है भारत की, उससे कहीं हद तक ये मिलती है। ये पोर्शन क्लियर बिल्कुल मिल रहा है और इसमें थोड़ा बदलाव हुआ, क्योंकि आपको मालूम है कि 1947 में भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। उसके पहले जो आपका अफ़गानिस्तान तक का एरिया था वो सब बटा। तो ये मानचित्र कहीं ना कहीं 1720 के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी परफेक्ट मानचित्र है। ये 18वीं सदी के आरंभ में गिब्लॉम द लिस्ले के एटलस नूवो के अनुसार ये उपमहाद्वीप है। ये फ्रांस के थे। इसमें दिया गया है कि कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं, जैसे उत्तर प्रदेश का कन्नौज का व्याख्या है। मानचित्र 2 के पहले मानचित्र के बनने में के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया था। यानी एक मानचित्र और 2 मानचित्र, जैसा आपको पता है, दोनों के बीच लगभग 600 साल का गैप है। तो 600 साल की कला अवधि में ये काफ़ी बदलाव देखा गया है और इसमें काफ़ी बारीकियां इसमें दर्शाया गया है। अब भीतरी इलाकों पर अगर हम नज़र डालते हैं तो क्या इनमें भी उतने ही ब्यौरे हैं जितने समुद्र तट वाले हिस्से में हैं। गंगा के मार्ग को देखते हैं, इसे किस तरह से दर्शाया गया है। गंगा के मार्ग वगैरह को आप देख सकते हैं। गंगा का जो विस्तार हुआ है वो मैदानी भागों में हुआ है। इसका विस्तार को हम किस तरीके से समझते हैं। इतना ही महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। यानी पहले जो आप 1100 ईस्वी के आसपास वाला मानचित्र और दूसरे मानचित्र जो देखते हैं 1720 का जो मानचित्र है, दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा बदलाव हो चुका था। यानी टेक्नोलॉजी का विस्तार हो चुका था, जिसके वजह से ये मानचित्र बारीकियों के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम शब्दावली की बात करते हैं नए और पुरानी, तो समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं। तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है, यानी सूचना जो भी है वो समय के साथ कहीं ना कहीं और तार्किक होता जाता है। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं। ये भाषाएं भी समय समय के साथ बहुत बदली है।
उदाहरण के लिए मध्ययुग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है। आधुनिक फारसी भाषा जो है वो मध्यकालीन भाषा से काफ़ी अलग माना जाता है। समय के साथ साथ इसमें भी बदलाव, इनका व्याकरण और इनका शब्दों का भंडार में काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखा गया है। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द को ही अगर हम ले लेते हैं, आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिनहाज अस-सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, मिनहाज अस-सिराज ने 13वीं शताब्दी में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, तो इसका आशय पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना के बीच की स्थिति इलाकों से था। यानी आज का जो हिंदुस्तान आप देखते हैं, तो 13वीं शताब्दी में जो हिंदुस्तान का तात्पर्य था, इससे ये पूरा हिंदुस्तान का तात्पर्य नहीं था, बल्कि वो पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना के बीच के स्थित इलाकों से उनका जिक्र था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया था जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। दिल्ली सल्तनत का क्षेत्र अधिकार जहाँ तक था वहाँ तक हिंदुस्तान कहलाता था। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। इसके विपरीत अगर हम 16वीं सदी के आरंभ की बात करते हैं, जैसा कि पता है 1526 में बाबर जो है भारत में मुग़ल साम्राज्य का स्थापना किया है, तो आप समझते हैं कि दिल्ली सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी शामिल नहीं किया गया है। हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग उस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया गया है। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि, जो 14वीं सदी में काफ़ी मशहूर कवि थे, उनका नाम था अमीर खुसरो, का प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान था। अगर यहाँ भारत के एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, तो हिंदुस्तान शब्द से वो राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जिसे हम आज जोड़ते हैं। यानी आज का जो आप हिंदुस्तान देखते हैं, भारत देखते हैं, ये राजनीति जो मतलब अगर हम कहते हैं कि मुग़ल साम्राज्य के पहले की स्थिति यानी दिल्ली सल्तनत वगैरह के राज्य में, तो हिंदुस्तान शब्द से मतलब था पंजाब, गंगा यमुना का क्षेत्र और आपका हरियाणा वगैरह का क्षेत्र। ये सब जो क्षेत्र है जो बॉर्डर टच करता है, वो सब एरिया, सिंध का क्षेत्र, ये सब एरिया को हिंदुस्तान के नाम से पुकारते थे, क्योंकि दिल्ली सल्तनत का विस्तार वहाँ तक ही था। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकार को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उनको मालूम है कि कौन सा शब्द का क्या अर्थ होना चाहिए, ये स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। समय के साथ ये शब्द का मतलब ही चेंज हुआ है। विदेशी जैसे सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए, हमारे लिए आज इसका अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो। मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग ना हो, विदेशी कहलाता था। आज का अर्थ विदेशी का क्या होता है? अगर आप अमेरिका में रहते हैं, अमेरिका के नागरिक हैं और भारत आते हैं, तो भारतीयों के लिए आप विदेशी हो जाते हैं। लेकिन ये पहले नहीं था। प्राचीन काल में आप एक गाँव से दूसरे गाँव जाते थे, उनके संस्कृति में आपका मेल जोल नहीं होता था, तो उस नगर के लिए आप विदेशी हो जाते थे। तो इतनी सारी चेंजिंग हम देखते हैं। आइए हम इस बॉक्स पे ध्यान देते हैं कि क्या आपको ऐसे कुछ और शब्द का ध्यान आता है जिनके अर्थ भिन्न भिन्न संदर्भ में बदल जाते हैं। ऐसे शब्द को आपको देखना है, ठीक है। ये बॉक्स को लेते हुए चलेंगे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इतिहासकार और उनके हम स्रोत की अगर चर्चा करते हैं, तो हम देखते हैं कि किस युग का अध्ययन करने उनकी खोज की प्रकृति क्या है। इसे देखते हुए वो अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासक यानी क्लास 6 के हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा है। मैं क्लास 6 की हिस्ट्री भी अपलोड कर दूंगा। मेरा प्रयास है क्लास 6 से लेकर 12 तक कंप्लीट हिस्ट्री, क्लास 6 से लेके 12 तक कंप्लीट ज्योग्राफी, पॉलिटी, सभी इकोनॉमिक्स, सारा एनसीईआरटी आपके प्ले लिस्ट पे हो, आप देखिए और उसको अध्ययन कीजिए। इवन मैं साइंस वगैरह का भी वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है। ये मेरा प्रयास है। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पे 700 से 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्ष के बारे में हम पढ़ेंगे। इस क्लास 7 में हम जानेंगे कि किस तरह से लगभग 1000 वर्षों में क्या क्या भारत की जो पृष्ठभूमि में क्या क्या बदलाव हुआ, ऐतिहासिक पॉइंट
पॉइंट ऑफ व्यू से उसके बारे में हम समझेंगे। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेख, स्थापत्य, भवन निर्माण, लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं, क्योंकि इस समय का जो भी इतिहास का स्रोत है इन्हीं चीज़ों से होकर गुजरता था। इस युग में प्रामाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई है। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोत का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लगे। कागज़ का मूल का हम अगर चर्चा करते हैं तो कागज़ इन दो प्रसंगों की तुलना कीजिए। एक 13वीं सदी का बात हो रहा है जिसके मध्य में एक विद्वान को एक पुस्तक की प्रतिलिपि की जरूरत पड़ी है, पुस्तक की जो कॉपी चाहिए उनको, और उसके पास उतना कागज़ नहीं था, इसलिए उसने एक ऐसी पांडुलिपि को धो डाला जिसकी उसे ज़रूरत नहीं थी और उसके कागज़ को सुखाकर इसका इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, यानी पांडुलिपि जो था उसको उन्होंने धोया और उसे सुखाकर कागज़ के रूप में इस्तेमाल किया। एक सदी बाद अगर आप बाज़ार में कोई खाद्य पदार्थ खरीदते हो तो हो सकता है कि आपकी किस्मत अच्छी है, दुकानदार वो वस्तु कागज़ में लपेट कर देता है। आज की स्थिति कितनी आसान है लेकिन पहले क्या इतना आसान था? पहले कागज़ इतनी आसानी से आदमी को उपलब्ध होती थी, लोग पांडुलिपि का सहारा लेते थे कुछ भी लेखन कार्य के लिए। लेकिन आज क्या है, आज आप बाज़ार जाते हैं सामान लेने के लिए, कुछ भी राशन लेने के लिए, तो आपके जो दुकानदार हैं वो कागज़ में लपेट के आपको देते हैं। यानी इतना उसका आसान हो चुका है, इतना मिसयूज भी हो चुका है। और आपको पता है कागज़ कहीं ना कहीं जलावन का नाश करके ही बनता है, यानी कि जंगलों को कटाई करके बाँस से कागज़ बनता है, आपको मालूम होगा। तो कागज़ कब अधिक महंगा था और कब आसानी से उपलब्ध था? 13वीं शताब्दी या 14वीं शताब्दी में। आप इसको आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि इस समय के दौरान अगर हम 13वीं शताब्दी या 14वीं शताब्दी की बात करते हैं तो कागज़ क्रमशः सस्ता होता गया, यानी समय बीतते गए कागज़ हमेशा सस्ता होते गए। जैसे जैसे लोगों की मनोवृत्ति बढ़ती गई, लोग लेखन कार्य को में रुचि लेने लगे और लिखने के लिए उन्हें कहीं ना कहीं कागज़ की आवश्यकता होने लगे। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों की वृत्तांत, संतों के लेखन, उपदेश, अर्जियाँ, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते लिखने का जो भी प्रक्रिया चलन में आने लगा, धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ और मंदिर पांडुलिपियों को एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालय तथा अभिलेखागारों में रखा जाता था। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकार को बहुत सारी विस्तृत जानकारियाँ मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग भी कठिन हो जाता है। हम बात करते हैं अभिलेखागार, ऐसा स्थान जहां दस्तावेज और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकार के अभिलेखागार होते हैं, यानी आप किसी भी राज्य सरकार के पास जाएंगे तो उनका जो भी सरकारी दस्तावेज है उन्हें संग्रहित किया जाता है, उन्हें संरक्षित किया जाता है, उसे अभिलेखागार कहते हैं। सेंट्रल सरकार का भी है, राज्य में भी रहता है। और उन दिनों अगर हम बात करते हैं तो छापे खाने तो थे, यानी 14वीं या 13वीं शताब्दी का बात करते हैं, इसलिए लिपि किया नकलनवीस हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिक्रिया बनाते थे। छापे खाने का अगर हम बात करते हैं, छापे खाने जैसे आज मशीन से प्रिंटिंग मीडिया का ज़माना है, वो उस समय नहीं थे। लोग हाथ से लिखा करते थे पांडुलिपियों के सहारे से। बड़े बड़े जो भी राइटर हुए, जो अपने जीवन राजा महाराजा अपनी जीवनी लिखवाते थे तो हाथ से ही लिखवाया करते थे। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती है तो उस समय जो व्यक्ति की राइटिंग अच्छी होती थी, जनरली वो लोग लेखन कार्य में अपनी अभिरुचि लेते थे, राजा महाराजा उन्हें बढ़ावा देते थे। आप देख सकते हैं कभी कभी आप दूसरों की राइटिंग भी नहीं पढ़ सकते हैं, तो ये सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। इस एक लघु चित्र की प्रकृति है जिसमें एक लिपिक जो है किसी पांडुलिपि की नकल कर रहा है। इस चित्र का आकार लगभग 10.5 सेंटीमीटर गुने 7.1 सेंटीमीटर है, यानी ये कहा जा रहा है कि इन्होंने लिपि का जो है कहीं ना कहीं कॉपी कर रहे हैं, लिखने का कार्य कर रहे हैं। ये आप भाषा आप देख सकते हैं, तरह तरह के भाषा, फारसी, उर्दू, जो भी भाषाएं प्रचलन में थे, जिस सम्राट का शासन था, जो जिस भाषा को रुचि लेते थे उसके अनुसार वो लोग लेखन कार्य को प्रयोग करते थे। अगर हम बात करते हैं पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ यही होता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी पांडुलिपि बनता था ये अंतर आ जाते थे, यानी पांडुलिपि जिस भाषा में लिखी जाती थी उस भाषा के जानकार लोग ही उसे पढ़ पाते थे।
हम बात करते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं कि कोई शब्द कहीं कोई वाक्य सदी दर सदी प्रतिलिपियों का भी प्रतिलिपि बनती रही हैं। यानी पुरानी पुस्तकें जब एक समय के बाद ख़राब होने लगती थी तो उनकी प्रतिलिपि बना के उन्हें संग्रहित किया जाता था। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है। आज आप कंप्यूटर में आप सेव कर लेते हैं डेटा को और समय के साथ उसे रिस्टोर करते रहते हैं और वो मेरे ख्याल से काफ़ी समय बाद भी ज्यों का त्यों पड़ा रहता है। लेकिन पहले ऐसे नहीं था। पहले पांडुलिपियों को जो है संग्रहित करने के लिए उनका कॉपी बनाया जाता था, उनकी प्रतिलिपियां बनाया जाता था और इतिहासकार जब उनकी प्रतिलिपियां बनाते थे तो शायद वो पूर्ण अवस्था उन्हें नहीं दे पाते थे, जिसकी वजह से समय के साथ काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग होता गया। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते थे। उन्होंने जो लिखा है, जो खुद उनकी लेखनी है, उनमें भी संशोधन किया करते थे। 14वीं शताब्दी का अगर हम बात करते हैं तो इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी जो है अपने वृत्तांत में पहली बार 1356 और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा और दोनों में अंतर है। लेकिन 1971 के इतिहासकार को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी। यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रहों में कहीं दबा पड़ा था। यानी 1971 तक इतिहासकार जानते ही नहीं थे कि बर्नी जो है उन्होंने 2 बार लिखा है अपना यात्रा वृत्तांत, जो 1971 के बाद उन्हें पता चला। तो ये देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। नए सामाजिक और राजनीतिक समूह की अगर हम बात करते हैं तो सन 700 से 1750 के बीच 2000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकार के आगे भारी चुनौती रखता है। मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई, रहट कताई में चरखे, युद्ध में आग्नेयास्त्र, बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल करना। इस उपमहाद्वीप में कई तरह का खान पान भी आया है, जैसे आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफ़ी। ध्यान रहे ये तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकी और फसलें उन लोगों के साथ आए हैं जो नए विचार भी लेकर आए थे। यानी समय के साथ ही ये सारे चीज़ों का बदलाव इतिहासकार लेते आए। वो बाहर से आने वाले लोग ये सारे चीज़ों को अपने साथ लेते आए हैं, जिसकी मौजूदगी भारत में बाद में उत्पन्न हुई है। जहाँ तक बात करते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे आना जाना भी बहुत बढ़ गया था, क्योंकि 700 से 1700 ईस्वी के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा पलायन हुआ। लोग अपने अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए, आपको पता है 1498 में वास्को डी गामा भारत आया, कालीकट पहुंचा। इसी तरह से बहुत सारे लोग एक जगह से दूसरे जगह व्यापार करने के उद्देश्य से, अपने राज्य विस्तार के उद्देश्य से आए। भारत में 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आई, डच आए, उसके बाद उसके पहले पुर्तगीज़ आए। तो सारा जो भी ये विदेशी ताकत थी ये एक जगह से दूसरे जगह आया जाया करते थे, जिससे क्या हुआ कि कहीं ना कहीं वो अपने साथ एक सभ्यता भी लेके आते थे और वो सभ्यता का विकास होता था। अगर हम बात करते हैं कि 18वीं से 14वीं शताब्दी के बीच आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता है। यानी कि जो राजा वगैरह जो थे उनके लिए उनमें राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं थे, बल्कि सेनापति और सैनिक भी आते थे। यानी इस समय में काफ़ी ज़्यादा राजाओं का महत्व बढ़ा है और राजपूत शब्द जो है वो सेनापति, सामंत, ये सारे लोगों के लिए किए जाते थे। इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी। यानी ये जो समय आप देख सकते हैं, ये समय में लगभग 1000 ईस्वी तक का जो है जंगल की ज़्यादा कटाई हुई, प्रवास हुआ, खेती का इलाका बढ़ता गया। ठीक है, और इससे क्या हुआ कि कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। कुछ और वनवासी ज़मीन के लिए जुताई करने लगे और कृषक बन गए। कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे थे। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। यानी जो किसान अधिक संपन्न हुए वो आर्थिक रूप से उत्कृष्ट हुए, वो आगे चल के दूसरों का शोषण करते। जो कमज़ोर थे वो कमज़ोर रह गए, जो बढ़ते चले गए वो सामंतवादी ज़्यादा ही बढ़ गए।
इसके साथ ही दस्तकारी आदि का कुछ काम कर लेते थे। जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगा, लोग जातियां उपजातियों में बंटने लगे, लोगों के बीच ऊंच नीच की भावना बढ़ती गई, उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा और नीचा दर्जा दिया जाने लगा। ये दर्जे अस्थायी नहीं थे किसी जाति विषय के। जो आज आप देख रहे हैं जातिगत जो भी मतभेद है, इसका कहीं ना कहीं जन्मदाता यही पीरियड है। यह 700 से 1700 ईस्वी जो है ये मूल कारण है। यह क्योंकि इसमें काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं, क्योंकि जातिगत व्यवस्था तो काफ़ी प्राचीन है, लेकिन इस काल में ज़्यादा ऊंच नीच का भेदभाव बढ़ा है। ठीक है, देख लेता हूँ, शायद बड़ा है ये चैप्टर। हाँ ठीक है, इसको दूसरे पार्ट में मैं कंप्लीट करूँगा, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसका सेकंड पार्ट लेके मैं आऊँगा, तो अभी इसको आप स्टडी कीजिए, फिर मैं इसका सेकंड पार्ट लेके आ रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। क्षेत्र और साम्राज्य की अगर हम बात करते हैं इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी 700 से 1700 ईस्वी का बात अगर हम करते हैं क्षेत्र और साम्राज्य में, तो चोल का आपने अध्याय 2 में, तुगलक अध्याय 3 में, मुगल अध्याय 4 में, जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत, यानी इसके बारे में विस्तार से आगे डिस्कशन आपको मिलेगा, लेसन 2, 3, 4 में आप पढ़ सकते हैं। जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। दिल्ली के सुल्तान जो है गयासुद्दीन बलबर जो है, बलबन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये दिल्ली का सुल्तान 1266 से 1287 की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति के उदाहरण के लिए अध्याय 2 आप देख सकते हैं। जब मैं इसका वीडियो लाऊंगा तो ये सारा डिस्कशन करूंगा। बंगाल में अगर हम बात करते हैं, गौड़ से लेकर पश्चिम में अफ़गानिस्तान के गजनी तक फैला हुआ जो भी भारत का विशाल क्षेत्र था, यानी आज का भारत जो है कहीं ना कहीं संकुचित हो चुका है, यानी इसका क्षेत्रफल विस्तार उतना नहीं है जो पहले हुआ करता था इनके राज्य में। अगर हम बात करते हैं द्रविड़ का, दक्षिण भारत का, तो दक्षिण भारत का संपूर्ण जो गौड़, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्र और इसके अंतर्गत आते थे। ये आप मानचित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। भारत का विस्तार देखिए कहाँ से कहाँ तक है। अभी का मानचित्र और ये मानचित्र देख के आप कंपेयर कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरीके से मानचित्र में बदलाव हुआ है। तो मिस्र के शहाबुद्दीन उमरी द्वारा रचित मसालिक अल अबसर फ़ी मामलिक अल अमसर के अनुसार मोहम्मद तुगलक के राजकाल में दिल्ली के सल्तनत के अंतर्गत आने वाले प्रांत, मोहम्मद तुगलक जो तुगलक राजवंश में थे, उनके अंतर्गत ये सारा राज्य दिल्ली साम्राज्य के अंतर्गत आता था और विस्तार काफ़ी बड़ा था। ये देखिए उस समय सिवस्तान, उच्च मुल्तान, कलानौर, लाहौर, शमाना, सरसूती, कुहराम, हासी, दिल्ली, बदायूं, कन्नौज, कड़ा, अवध, बिहार, लखनौती, जाजनगर, मालवा, गुजरात, देवगिरी, तेलंगाना, तैलंग, द्वार समुद्र, मावर, ये सारे जगह थे। इनका आप नाम देख सकते हैं। अभी बहुत सारा नाम तो आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत सारा चेंजिंग भी है जो इतिहास समय के साथ परिवर्तित होता है, आपको जैसा बताया गया है। आगे हम बात करते हैं कि पलायन कर जाने वाले बहुत सारे इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्ति मानते थे। यानी जो इतिहासकार आते थे, इतिहासकार का कहना है कि जब कोई राजा आते थे और किसी प्रदेश को विजित कर लेते थे और पलायन कर जाते थे, तो इसे अतिशयोक्ति मानते थे उस जगह के लिए। ठीक है, साथ ही वे ये समझने की कोशिश में भी लगे हैं कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहते थे। ठीक है, भाषा और क्षेत्र के स्थान से हम समझते हैं तो सन 1318 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि इस देश के हर क्षेत्र की अलग भाषा है। जैसे सिंधी है, लाहौरी है, कश्मीरी है, द्वार समुद्र, दक्षिण कर्नाटक, तेलंगानी, आंध्र प्रदेश, ये मतलब हर जगह का अलग अलग भाषा को उन्होंने अमीर खुसरो ने गौर किया था। अमीर खुसरो ने आगे बतलाया है कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। यानी यहाँ पे भारत में एक संस्कृत भी भाषा है जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है, एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं जानती है। यानी ब्राह्मण आज भी पूजा पाठ में पंडित जी जब आते हैं तो वो अक्सर संस्कृत में वो श्लोक वगैरह पढ़ते हैं, तो आप सुन सकते हैं। अमीर खुसरो द्वारा
उल्लेखित भाषाओं की एक सूची बनाइए और एक सूची उन भाषाओं के नामों को बनाइए जो उनके द्वारा उल्लेखित है। जैसा कि आपको पता है कि संविधान के भाग 8 में 22 भाषा है। आप इस बात को याद रख लीजिए, क्योंकि संविधान का भाग 8 में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। ठीक है। सन 700 ईस्वी तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनकी अपनी भाषा और संस्कृति जो विशेषताएं थी स्पष्ट हो गई थी। अध्याय 9 में इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। अध्याय 9 जब आप पढ़ेंगे तो आप समझेंगे अच्छे से कि क्या क्या अधिकांश है। और 3-4 में मुगल वंश के बारे में, खिलजियों के बारे में आप इसमें पढ़ सकते हैं। तो यह सारा वृत्तांत है। 18वीं सदी में मुगल वंश पतन के ढलान पर था, यानी 18वीं सदी जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 ईस्वी के आसपास, तब क्या है 1707 में औरंगजेब चले जाते हैं। उसके बाद से मुगल साम्राज्य कहीं ना कहीं पतन की ओर अग्रसित हो जाती है और इसके बारे में भी आप अध्ययन इस चैप्टर में कर सकते हैं, करेंगे आगे। तो ये सारी व्यवस्थाओं को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो 700 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी के बीच के 1000 वर्ष के बारे में जो भारत की इतिहास है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। कैसे भारत सोने की चिड़िया से लेके कैसे आज एक समान राज्य तक, समान देश तक बनने का जो मतलब कहीं ना कहीं परिस्थिति दिन प्रतिदिन कैसे ख़राब होती चलेगी, कैसे हम भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। तो ये सारी चीज़ों को आप जब पढ़ेंगे, समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि साथ ही साथ पुराने और नए धर्मों के बारे में जानेंगे। इतिहास के जिन 1000 वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं इनके दौरान धार्मिक परंपराओं में भी कई बड़े परिवर्तन हुए हैं। दैविक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तिगत स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्व समूह आस्था यानी धर्म प्राय स्थानीय समुदाय के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। यानी समय के साथ इनका जो धार्मिक मतभेद था वो भी उत्पन्न होता चला गया। जैसे आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव है। इन परिवर्तनों में कुछ नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिर का निर्माण, समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का महत्व बढ़ता गया, सत्ता भी बढ़ी। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था और इसके संरक्षक नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे, इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा भी बढ़ा हुआ था। क्या आपको संस्कृत एवं ब्राह्मणों के बारे में अमीर खुसरो की टिप्पणियाँ याद हैं? आप देख सकते हैं। ठीक है। इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमेल इष्ट देवी देवताओं के रूप में की गई जिसके एक पुजारी के विशद कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं आप पहुंच सकते हैं। यानी बिना पूजा पाठ किए हुए सिर्फ भक्तिमय से आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसका भी भक्ति रस को भी इसमें शामिल किया गया। साथ ही साथ मुसलमानों में भी काफ़ी सुधार देखने को मिला गया। कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, केवल एक ईश्वर अल्लाह ही की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिसका प्रेम, करुणा की उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे वो किसी भी व्यक्ति समाज पृष्ठभूमि का है। तो ये सारा चीज़ों को हम देख सकते हैं। मोहम्मद पैगंबर के बारे में हम पढ़ेंगे, आगे समझेंगे मोहम्मद पैगंबर के बारे में। साथ ही साथ उनके दामाद अली को मुसलमानों की विधि सम्मत नेता मानते हैं। कुछ सुन्नी थे। सुन्नी वो हैं जो मोहम्मद पैगंबर जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म के नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे। और शिया हुए जो उनके दामाद अली को मानते थे। तो यह सारी विभिन्नताओं को हम पढ़ेंगे, समझेंगे। समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार करेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कि कैसे इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते हैं, केवल घंटों या वर्ष के रूप में नहीं देखते हैं। वो बड़े बड़े परिवर्तनों को देखते हैं, समय के साथ उनके विभाजन को देखते हैं। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांट दिया। अंग्रेजी इतिहासकार द्वारा बांटा गया हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। यह विभाजन है, यह उनका देन है। जो भारत पाकिस्तान का जो विभाजन है यह कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों का देन है। और उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई, जिसके कारण भारत के टुकड़े हुए।
इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं, जो ब्रिटिश इतिहासकार कहते हैं कि ये 3 तरह का जो काल विभाजन ये उनकी सभी देन थी। तो ये सारा चीज़ों को आप देखेंगे, पढ़ेंगे और चैप्टर वाइज के हिसाब से आप इसको समझेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग मिलेंगे और समझेंगे कि आगे कौन कौन सा महत्वपूर्ण इतिहास आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो ये एक परिचय चैप्टर था, परिचय अध्याय था जो कि समाप्त होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा होगा। आगे मुझसे बने रहें और मैं इसके साथ ही ज्योग्राफी कंप्लीट करूँगा क्लास 7 से 12 तक, इतिहास कंप्लीट करूँगा क्लास 7 से 12 तक, और आने वाले समय में हर सब्जेक्ट को मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ ताकि हर बच्चों को आसानी से शिक्षा उपलब्ध हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।